नमस्कार, यह है डीटी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में डेली स्पेशल डोज। मैं आपके साथ हिमांक चंद्र और कैमरे के पीछे हैं सफल सोनी। इस शो के जरिए हम आपको दिखाएंगे दिन भर की विशिष्ट खबरें। तो चलिए फिर रुक करते हैं दिन भर की विशिष्ट खबरों की तरफ। कोरोना की कोई लहर कब खत्म हुई और कब शुरू हुई, इसकी कोई ठोस परिभाषा नहीं है। यह अलग बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ पैरामीटर जरूर बनाए हैं। किसी क्षेत्र को खोलने या गतिविधियों को शुरू करने के लिए इन पैरामीटरों का इस्तेमाल होता है। ये कहते हैं कि किसी क्षेत्र को दोबारा खोलने से पहले 14 दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 5% या इससे कम होना चाहिए। सोमवार को देश में लगातार 14वें दिन पॉजिटिविटी रेट 5% से कम रहा। इसके बावजूद एक्सपर्ट्स कोरोना की दूसरी लहर के खत्म होने की घोषणा करने से हिचक रहे हैं। देश में सोमवार को कोविड-19 के 53,256 मामले सामने आए थे। ये पिछले 88 दिनों में सबसे कम है। पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण दर भी घटकर 3.83% रह गई है। इससे ऐसा लगता है कि कोविड-19 संकट का मौजूदा दौर खत्म हो चुका है और यह समय पाबंदियां खत्म करने का है। हालांकि इस आशावादी परिदृश्य के साथ सावधानी बरतने की भी जरूरत है। कारण है कि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि अब भी कुल मामले बहुत ज्यादा हैं। कुछ जिलों में संक्रमण दर जो है वो 5% से ज्यादा है। आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर भी कहीं ना कहीं संदेह है। कोरोना वायरस में बदलाव के चलते देश को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के एक और खतरनाक रूप का पता चला है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पुष्टि की है कि राज्य में 7,500 लोगों की जांच में खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस के 21 मामले सामने आए हैं। इनमें मुंबई के 2 लोग शामिल हैं। रत्नागिरी में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा 9 मामले सामने आए हैं। जलगांव में 7, मुंबई में 2 और पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग जिले में डेल्टा प्लस के एक केस सामने आए हैं। ये सैंपल्स 15 मई को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। डेल्टा प्लस के मामले के बाद सभी जिलों की स्वास्थ्य मशीनरी को सतर्क कर दिया गया है। डेल्टा वेरिएंट वाले मरीजों में खास तौर पर इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इन मरीजों को कोरोना का इन्फेक्शन दोबारा हुआ है, क्या इन मरीजों का वैक्सीनेशन हुआ था, क्या वैक्सीन लेने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट का शिकार हो सकते हैं। इन मरीजों का ट्रैवल हिस्ट्री का भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट मरीजों के संपर्क में आए हुए लोगों की भी जांच की जाएगी ताकि हाई रिस्क और लो रिस्क वाले मरीजों के बारे में पता चल सके। अब खबर है देश के लिए सबसे अहम और महत्वपूर्ण कानून को लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार अब भुखमरी और बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रदेशवासियों पर जनसंख्या नियंत्रण के कानून का फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में जुट गई है। राज्य में 2 से अधिक बच्चे वाले माता पिता को कानून लागू होने के बाद कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस कानून का मसौदा तैयार होने से पहले ही इसे एक धर्म विशेष के लिए तैयार किए जाने का दावा किया जा रहा है, जिसे आयोग ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। राज्य विधि आयोग की ओर से कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया गया है। कई अहम विषयों पर चिंतन करने के बाद ही जल्द ही आयोग अपने प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार के आगे प्रस्तुत करेगा। इसे लेकर कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि जनसंख्या एक विस्फोटक चरण के करीब है। बढ़ती हुई जनसंख्या के चलते अन्य मुद्दे भी पैदा हो रहे हैं। अस्पताल, खाद्यान्न, घर या रोजगार से संबंधित समस्याओं का सामना यूपी के लोगों को करना पड़ रहा है। आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि हमारा मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यूपी में यह संदेश देना चाहते हैं कि हम किसी धर्म विशेष या किसी के मानव अधिकार के खिलाफ नहीं हैं। हम बस यह देखना चाहते हैं कि सरकारी संस्थान और सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध हों जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाज चंद्रो तोमर को सम्मान देने का फैसला किया है। नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज का नामकरण शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर के नाम पर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को चंद्रो तोमर जी के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में उनका देहांत हुआ है। उनके नाम पर शूटिंग रेंज का नामकरण प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान की भावनाओं के अनुरूप मातृ शक्ति को नमन है। शूटर दादी चंद्रो तोमर का गत 30 अप्रैल को निधन हो गया था। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनको मेरठ के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। वह बागपत में अपने परिवार के साथ रहती थीं। चंद्रो और उनकी जोड़ीदार प्रकाशी तोमर ने साथ साथ निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई मेडल जीते हैं। चंद्रो तोमर ने जब निशानेबाजी को अपनाया तब उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती। उनकी और प्रकाशी की जोड़ी पर एक फिल्म भी बनाई गई है। उन्हें विश्व की सबसे उम्रदराज निशानेबाज माना जाता है। अब डेली स्पेशल डोज के अंत में नजर डालते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे, यानी आज के इतिहास पर, कि आखिर आज के दिन दुनिया में ऐसी कौन सी घटना घट गई थी जिसको इतिहास के रूप में बदल गई और इतिहास का नाम में दर्ज हो गई। वर्ष 1932 में आज ही के दिन बॉलीवुड अभिनेता अमरीश पुरी का जन्म हुआ था। मदन पुरी के छोटे भाई अमरीश पुरी हिंदी फिल्मों की दुनिया का एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं। अभिनेता के रूप में निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले अमरीश पुरी ने बाद में खलनायक के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि पाई थी। उन्होंने 1984 में बनी स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में मोला राम की भूमिका निभाई, जो काफ़ी चर्चित रही। इस भूमिका का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने हमेशा अपना सिर मुंडाकर रहने का फैसला किया। इस कारण खलनायक की भूमिका भी उन्हें काफ़ी मिली। व्यावसायिक फिल्मों में प्रमुखता से काम करने के बावजूद समांतर या अलग हटकर बनने वाली फिल्मों के प्रति उनका प्रेम बना रहा और इस तरह की फिल्मों से वे जुड़े रहे। वर्ष 1941 में जर्मनी की सेनाओं ने सोवियत संघ पर 3 दिशाओं से धावा बोल दिया था। एक संवाददाता के मुताबिक सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन इस हमले के लिए तैयार नहीं थे और जर्मन सेनाओं ने अच्छी बढ़त ली। इस हमले के लिए जर्मनी ने करीब 30 लाख जवान, 3000 टैंक और 3000 विमान और 7000 बंदूकें इस्तेमाल की। हालांकि सोवियत संघ की रेड आर्मी में 90 लाख जवान थे। उनके हथियार जर्मन सेना जैसे आधुनिक नहीं थे। जर्मनी और सोवियत संघ ने वर्ष 1939 में एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो इस हमले के बाद टूट गई। हालांकि इस जंग में जर्मनी की निर्णायक हार हुई। 1944 में अमेरिका में सेवानिवृत्त सैनिकों की मदद का कानून बना। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सेवानिवृत्त सैनिकों को कई सुविधाएं और भत्ता देने के प्रावधान वाले जीआई विधेयक पर हस्ताक्षर किए। इस कानून के तहत सेवानिवृत्त सैनिकों को बेरोजगारी भत्ता, घर, खेत और व्यापार के लिए कम ब्याज पर ऋण, शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध से पहले अपना घर और कॉलेज में शिक्षा ज़्यादातर अमेरिकी जनता की पहुंच से बाहर थे, लेकिन इस कानून का विरोध भी बहुत हुआ। कई सांसदों का मानना था कि बेरोजगारी भत्ते की वजह से सेवानिवृत्त सैनिक कभी भी कमाई के अन्य विकल्पों की तलाश नहीं करेंगे। फिलहाल आज के हमारे शो डेली स्पेशल डोज में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात कल फिर से होगी, जब हम आपको और दिन भर की विशिष्ट खबरों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें। और भी खबरों के लिए आप हमारे DT न्यूज़ नेटवर्क के साथ ही आपको एक हिदायत भी है। भारत में कोविड की दूसरी लहर चल रही है और नीति आयोग के हिसाब से आने वाले 4 से 6 हफ्ते के अंदर भारत में कोविड की तीसरी लहर फिर से दस्तक दे सकती है। इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अति आवश्यकता होने पर ही आप घर से बाहर निकलें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। और अगर आपका सही समय आ गया है तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोविड से अगर जीतना है भारत को तो वैक्सीन ही एक सफल उपाय कारगर है। धन्यवाद।